हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रमोद शर्मा, फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी। सर का अनुरोध हुआ कि सर आपको क्लास लेनी है। मैंने कहा बिल्कुल सर, इट्स माय प्लेजर। तो आज मैं आप लोगों के सामने एज ए फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी इन फ्रंट ऑफ यू। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस इंपॉर्टेंट हो गई हैं और आपकी सुरक्षा को देखते हुए, अपनी सुरक्षा को देखते हुए विशेष रूप से यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है ताकि आप लोग घर रहते हुए अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी बच्चे 2020 यूपीएससी या यूपीपीसीएस या अन्य दूसरे एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। बच्चों, मैं बहुत ही ब्रीफ अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। जैसा कि नाम तो मैंने बता दिया, प्रमोद शर्मा, आप लोग जान ही गए। मैं पिछले 15 सालों से सिंस 2005 आई एम टीचिंग इन दिल्ली। In Delhi, I have my own institutes and students are also given a title Atlas Guru. So you can say Pramod Sharma as a Atlas Guru in front of you. Not only teaching but also in the field of writing. I am writing many books since 2008 और इस समय मेरी 10 बुक डिफरेंट पब्लिकेशन से पब्लिश्ड हैं, लाइक अलंकृता पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन। 2-3 बुक इस समय अंडर पाइपलाइन भी हैं। तो सिंपल आप कह सकते हैं कि लेखन और शिक्षण दोनों कार्यों से मैं निरंतर जुड़ा हुआ। और इस कोरोना काल में आज ऑनलाइन क्लासेस के रूप में आपसे जुड़ रहा हूँ। बच्चों, विशेष रूप से जैसा कि आप लोग जानते हैं, सुरक्षा इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं एक बार फिर कहूँगा, अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए, प्रसन्नचित रहिए और निरंतर अध्ययन करते रहिए। ठीक है। तो बच्चों, ये बहुत ब्रीफ कुछ बातें हुई। अल्टीमेटली हमें अब शुरू करना चाहिए कि भूगोल क्या है। आप लोग अपना सिलेबस देख रहे होंगे। बच्चों, क्लास में शुरू करूं इससे पहले मैं 2-3 बेसिक टूल्स पे बात करना चाहूंगा जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा, है ना। उसमें सबसे जरूरी यह है कि आपके पास इस समय प्रीवियस ईयर्स का पेपर होना चाहिए, है ना। प्रीवियस ईयर्स का पेपर होना चाहिए आपके पास, यानी कि पिछले 20 सालों का जो भी प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको एकदम टिप पे रहना चाहिए, पहली बात। सेकंड, और उसके साथ साथ जरूरी है सिलेबस आपको याद रहना चाहिए। सिलेबस एक ऐसा एरिया है जो ये बताता है जहां पर आपको लड़ना है, और प्रीवियस ईयर्स पेपर यह बताता है कि आपको कैसे लड़ना है, वेपन्स क्या क्या यूज करने हैं, है ना। अब आप कहेंगे सर डिफेंस की बातें कर रहे हैं, गन्स की बातें कर रहे हैं, वेपन्स की बातें कर रहे हैं। अरे बेटा, कोई बात नहीं। ये यूं कह सकते हो कि वो जो अलंकार होता है ना, एक अलंकार या क्या बोलते हैं, वीर रस, तो कुछ वीर रस की बातें जो होती है मुहावरों के रूप में प्रयोग होती है, है ना। तो यहां सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि आपका जो सिलेबस है आपको ग्राउंड बताता है, यानी कि यह डायरेक्ट करता है कि यस, मुझे ये पढ़ना है। दिस थिंग्स नॉट ओनली अप्लाई फॉर ज्योग्राफी बट यू मस्ट बी अप्लाई फॉर ऑल। सभी चीजों के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, इस पर कार्य करना चाहिए। ठीक है, ये विशेष रूप से आप लोग ध्यान दें। फिर जब आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखते हैं
तो आपको यह बात समझ में आती है कि क्या क्या आपको करना है, कितना पढ़ना है, कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न का नेचर क्या है, कितने क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, मल्टी डायमेंशनल होते हैं। कई तरह की चीजें आपको समझ में आएंगे। तो आप पेपर जब देखोगे तो कुछ चीजें समझ में आएंगे कि सम क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि मतलब लगेगा अरे यार ये तो जस्ट फॉर फन यार, व्हाट हैपनिंग, बट समटाइम बहुत ही कुछ अलग तरह के प्रश्न आएंगे, टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको ऐसे में ध्यान देना होगा भाई कैसे क्या करना है, यानी कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होना चाहिए। यूपीएससी में अपीयर होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक बच्चे के लिए द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बेसिक क्लैरिटी, बेसिक क्लैरिटी अबाउट देयर कंसेप्ट्स। जितना ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा उतना ही ज्यादा आपको आसानी होगी। फर्स्ट थिंग बेसिक फैक्ट्स, बेसिक फैक्ट्स की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है आपके लिए। जितना ज्यादा सिंपल फैक्ट्स आपको क्लियर होंगे उतना ही ज्यादा आपको कई चीजों को समझने में आसानी होगी। तो बच्चों यहां पर पकड़ होना बहुत जरूरी है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन पर मैं चर्चा करना बहुत ही आवश्यक समझता था, इसीलिए मैंने आपसे चर्चा की और इस बात को आप लोग गांठ पे बांध लेना चाहिए। चलिए, तो जब आप लोग यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो उसमें सिंपल सा सिलेबस दिया हुआ है, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। एक बहुत एक सिंपल लाइन दी हुई है, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी कि विश्व और भारत का भौतिक भूगोल। अब बालक कई बार उलझ जाते हैं, भौतिक भूगोल क्या बला है यार, ये क्या चीज है, और बड़ा छोटा सिलेबस है। इंटरेस्टिंग बात है बेटा, इस एक लाइन पर पूरी की पूरी बुक लिख दी गई है, नंबर ऑफ बुक्स हैव बीन राइट डाउन। तो ऐसे में फिर क्या होगा, उन सभी सिलेबस को समझना होगा जो आपके एसेंशियल चीजें हैं, ये बात ध्यान रखिए, है ना। उसके साथ साथ कुछ डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सभी के बारे में डिस्कस किया हुआ, विशेष रूप से इंडिया एंड वर्ल्ड, ट्रांसपोर्टेशन, इन टाइप के टॉपिक, कुछ सब टॉपिक छोटे छोटे प्रिस्क्राइब किए हुए। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। क्लास अपनी शुरू करूं उससे पहले मैं जरा सिलेबस जरूर चर्चा करता हूं कि भाई पढ़ना क्या, ठीक आप लोगों ने देखा होगा, पर यहां पर हमें क्या किस तरह से देखना है यह आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ बेसिक चीजों के साथ आगे बढ़िए, सफलता निश्चित मिलेगी। यूपीएससी की बड़ी खूबसूरती है ये कि एज मच एज यू क्लियर अबाउट योर बेसिक कंसेप्ट्स, एज मच एज हाई लेवल ऑफ चांस ऑफ सक्सेस। तो बेसिक के साथ आप हमेशा खेलिए, क्योंकि बेसिक से ही एडवांस बनता है। ठीक है, अब इसके लिए कौन सी बुक्स होगी, कैसे हमारी बातें होंगी, इसकी चर्चा मैं अगले कुछ मिनटों में करना शुरू कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आइए यहीं से शुरुआत करते हैं। जैसा कि बच्चों के मन में ये बेसिक बात रहती है कि ज्योग्राफी क्या है। The basic question most often every student, what is geography? भूगोल क्या है? यदि सिंपल वे में कहें भूगोल, यानी कि हिंदी मीडियम में यदि बात कहें तो आप कह सकते हो भूगोल। तो मैं आप सभी बच्चों से यही जानना चाहता हूं कि भूगोल क्या है। जरा सोचिए, व्हाट इज ज्योग्राफी? यदि हिंदी के हिसाब से देखें तो शब्द बहुत ही आसान सा शब्द है, भूधन गोल। दो शब्दों से बना हुआ, भूधन गोल, भू मतलब पृथ्वी, गोल गोल मतलब गोल गोल। यह हमारी पृथ्वी जो गोल गोल है उसी का वर्णन, उसी को समझना।
ये बात समझ में आ रही है कि यदि सामान्य भाषा में कहा जाए तो भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। इंग्लिश में देखेंगे और भी क्लैरिटी होगी। जियो प्लस ग्राफी, जियो मीन्स द अर्थ एंड ग्राफी मीन्स द स्टडी, मीन्स सिंपली ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ, ज्योग्राफी इज सिंपली स्टडी ऑफ अर्थ, कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। यानी कि भूगोल बहुत सामान्य भाषा में कहा जाए तो भूगोल पृथ्वी के सतह का अध्ययन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी तो भाई बहुत बड़ी है, ये भी तो बात है। पृथ्वी तो हमारी नो डाउट बहुत बड़ी है। यदि पृथ्वी हमारी इतनी बड़ी है तो जरा सोचो, क्या सभी का अध्ययन भूगोल है? नहीं, सभी का अध्ययन भूगोल नहीं है बच्चों। पृथ्वी के सतह पर जो चीजें हैं उन सभी का अध्ययन है, ना कि पृथ्वी के आंतरिक भागों का अध्ययन है। ये ध्यान रखना, कई बार बच्चे ज्योग्राफी के डेफिनेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पृथ्वी के ईच एंड एवरी पार्ट की स्टडी है। नो, ज्योग्राफी इज ए बेसिकली स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस। यहां पे आप कहेंगे सर ये तो मीन कर रहा कि जियो प्लस ग्राफी, जियो मीन्स द अर्थ, यस द अर्थ, बट वो अर्थ कौन सी? सतह पर जो अर्थ है। सतह पर जो भी चीजें आपको दिखती हैं, जहां पर दिखती हैं, वही भूगोल का अध्ययन है। वहीं से भूगोल शुरू हो जाता है। ये बात समझ में आ रही बच्चों? तो भूगोल कुछ और नहीं, पृथ्वी के सतह का अध्ययन है जो विशेष रूप से पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की चीजों का अध्ययन करता है, पृथ्वी के आंतरिक भागों का नहीं। क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भागों का अध्ययन एक अलग ही डिसिप्लिन है। आप लोगों ने सुना होगा जियोलॉजी, सुना होगा आप लोगों ने, एक अलग ही डिसिप्लिन है जियोलॉजी, उसमें उसकी स्टडी होती है आंतरिक भागों की, यहां पर सतह का अध्ययन करना। चलिए भाई, ये तो परिभाषा हो गई। बच्चों, जब हम पृथ्वी के सतह का अध्ययन करते हैं तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात दिखाई देती है। जो पृथ्वी हमारी है, इसका जो कुल एरिया है, यदि हम कहें तो पृथ्वी के कुल एरिया के काफी बड़े भाग में पृथ्वी का जो कुल एरिया है वह लगभग 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। पता आप लोगों को, जो पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है वह 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि जब अध्ययन करने जा रहे हैं पृथ्वी के सतह का, तो कितना अध्ययन करना है? नियर अबाउट 510 मिलियन, यानी कि लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर का। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दिस इज अ वेरी ह्यूज एरिया। आप लोग कहेंगे बाप रे सर, इतना बड़ा एरिया अध्ययन करना है। बी काम, बी कूल, शांत रहिए, घबराइए मत भाई, इतना बड़ा एरिया नहीं। हाँ, कुछ तो अध्ययन करना होगा, क्योंकि इतने बड़े एग्जाम में भी आप अपीयर होने जा रहे हो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी, तो दिमाग भी कुछ उतना बड़ा होना चाहिए, एफिशिएंसी भी उतनी बड़ी होनी चाहिए। कोई बात नहीं, आओ इधर आओ। तो पृथ्वी के सतह का अध्ययन का मतलब 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और जब फिर इसका अध्ययन करते हो तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात दिखाई देती है कि नियर अबाउट 360 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया, यानी कि सिंपल वे में कह सकते हो नियर अबाउट 71% एरिया कवर बाय जल। यानी कि पृथ्वी के सतह पर जब अध्ययन करते हो तो आपको दो चीज दिखाई देती है। इस 51 करोड़ वर्ग जब पृथ्वी का अध्ययन करते हो तो ये जो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, इस 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में से नियर अबाउट 360 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया, यानी कि नियर अबाउट 70% कवर्ड बाय वाटर। एंड दिस इज अ वास्ट एरिया, different kind of characters are found there, so this known as जल मंडल, यानी कह सकते हो हाइड्रोस्फीयर। कितना है बच्चों एरिया हाइड्रोस्फीयर का? नियर अबाउट
71%, क्लियर 71%। देन आफ्टर आप देखते हो नियर अबाउट 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया स्थल है, या यूं कह सकते हो नियर अबाउट 29% एरिया कवर्ड बाय लैंड। और उसी वास्ट एरिया को हम लोग कह सकते हैं स्थल मंडल। याद रहेगा, यानी पृथ्वी पर क्या है बच्चों, स्थल मंडल है, जल मंडल है, इन्हीं का अध्ययन भूगोल है। क्योंकि भाई आप परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या देख रहे हो, परिभाषा के अकॉर्डिंग देख रहे हो कि पृथ्वी के सतह का अध्ययन, और फिर जब थोड़ा और आगे बढ़ते हो तो पृथ्वी के सतह पर विशेष रूप से 71% area covered by water, that simply known as hydrosphere, and near about 29% area covered by land, that simply known as lithosphere। यही है ना, इन्हीं का अध्ययन तो भूगोल है। यस, यू में से आप यही कह सकते हैं, यही भूगोल है। बट बच्चों कई बार भूगोल में जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। ये बात ध्यान रखना आज से। भूगोल में जो होता है वो दिखता नहीं, और कई बार जो दिखता है वो होता नहीं। यस, यहां पर भी अप्लाई है। जब पृथ्वी के चारों ओर जब हम देखते हैं बच्चों, यहीं पर बात खत्म नहीं होती है, बात तो यहां से शुरू होती है कि पृथ्वी के सतह पर जो चीजें हैं वो तो आपको दिख रही हैं, परंतु कई चीजें उससे भी बियॉन्ड है, जो विजिबल नहीं है, परंतु यू फील इट, आप महसूस करते हो। इसलिए भूगोल में एक बात कही जाती है कि जो होता है वो दिखता नहीं, और कई बार जो दिखता है वो होता नहीं। यस, इट हैपन इन ज्योग्राफी। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के साथ भी यही होता है, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर एक और चीज पाई जाती है, और वो है विभिन्न प्रकार की गैसों, धूलकण और जलवाष्प का मिश्रण। विभिन्न प्रकार की गैसों, धूलकण और जलवाष्प का मिश्रण, और उसे ही बहुत सिंपल भाषा में हम लोग कहते हैं वायु। और ये जो वायु की मोटी परत पृथ्वी के चारों ओर पाई जा रही है, इसे ही हम लोग बहुत सिंपल भाषा में कह देते हैं वायुमंडल। इसे ही बहुत सिंपल भाषा में हम लोग कहते हैं वायुमंडल, बिल्कुल कह सकते। यानी कि अब बताइए भूगोल क्या क्या है भाई। भूगोल यानी ज्योग्राफी इज ए स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। भूगोल जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल का अध्ययन। अब आप कहेंगे सर आप तो अभी कह रहे थे पृथ्वी के सतह का अध्ययन, तो अब ये कहां से बात आ गई कि वायुमंडल तो पृथ्वी के सतह पर नहीं है ना, वो तो हवा में है, कुछ उसके ऊपर है। यस बेटा, ऊपर है, परंतु यह हमारे सतह से लगा हुआ है और पृथ्वी की ग्रेविटी से बंधा हुआ है। ये ध्यान रखना। ये जो हमारा वायुमंडल है, यह देखो पृथ्वी की ग्रेविटी है ना, उस ग्रेविटी से बंधा हुआ है, और इसीलिए विद्वानों द्वारा इसका भाग माना जाता है। क्योंकि पृथ्वी के सतह की जितनी भी घटनाएं हैं, जिनकी जितनी भी विशेषताएं हैं, वह सीधे सीधे इससे प्रभावित होती हैं, उससे निर्धारित होती हैं। इसीलिए वायुमंडल जो है इसका भाग माना जाता है। सो ज्योग्राफी हैज 3 एरिया। द फर्स्ट एरिया इज लिथोस्फीयर, देन सेकेंड इज हाइड्रोस्फीयर एंड थर्ड इज एटमॉस्फेयर। यानी स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये पृथ्वी पर पाए जाने वाली कुछ ऐसी विशेषताएं जुड़ी हुई हैं, इन सभी का अध्ययन भूगोल है। बात समझ में क्लियर आ गई बात कि ये, अब देखो मैं यहां से बातों को आगे बढ़ा रहा हूं कि क्या आपको पढ़ना है, कहां कहां जाना है। बच्चे कई बार इसी चीज को नहीं समझ पाते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों सिलेबस को देखो।
चलिए यहां से अपना कारवां जब आगे बढ़ाएं तो बच्चों एक बात सोचो, थोड़ा सा एलोबरेशन पे जाए। एक बात देखो, भूगोल इन तीनों का अध्ययन है। आप जरा सोचो ये तीनों किसने बनाया? हु इज क्रिएचर ऑफ ऑल दीज थ्री थिंग्स? डेफिनेटली आप कहेंगे यस सर, नेचर, भगवान, खुदा, जो भी आपका बिलीफ है, अपने अपने बिलीफ के अनुसार सभी कहते हैं। बट बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी आप वर्ड क्या यूज करोगे? नेचर। ध्यान रखिएगा, एक भूगोल के स्टूडेंट होने के नाते आप हमेशा वर्ड प्रकृति यानी कि नेचर वर्ड यूज करोगे। यानी कह सकते हैं स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल यह प्रकृति द्वारा बनाया गया। इसीलिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो अब भूगोल में बाइफर्केशन शुरू हो जाता है। यानी कि जब हम पृथ्वी के सतह के अध्ययन की बात करते हैं तो ये पृथ्वी के सतह पर प्रकृति द्वारा बनी हुई जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल दिखता है, परंतु इसके साथ साथ मानव द्वारा बनी हुई बहुत सारी चीजें दिखाई दिखती कि नहीं? बताइए, मानव द्वारा भी बनी हुई बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। तो अब यहीं पर भूगोल फिर दो पार्ट में बंटने लगता है। कह सकते हैं भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल। यानी कि यूं कह सकते हो कि पृथ्वी पर प्रकृति द्वारा बनी हुई बहुत सारी चीजें हैं और पृथ्वी पर मानव द्वारा निर्मित भी बहुत सारी चीजें हैं, उन सभी का अध्ययन भूगोल है। और फिर यहां पर जब हम जाते हैं भौतिक भूगोल की बात करते हैं कि व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी, तो सिंपली यू कैन डिफाइन कि फिजिकल ज्योग्राफी आर दो ज्योग्राफी विच स्टडी ऑल द थिंग्स विच क्रिएटेड बाय नेचर। भौतिक भूगोल वह भूगोल है जिसमें प्रकृति द्वारा बनी हुई सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। याद रहेगा, प्रकृति द्वारा बनी हुई। तो मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव द्वारा निर्मित बहुत सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न दोनों से आते हैं प्रीलिम्स में, ध्यान रखना, क्वेश्चन दोनों से आते हैं। और ध्यान रखना, फिजिकल ज्योग्राफी is the most important geography because human geography is always reflectant of physical geography। मानव भूगोल भौतिक भूगोल का ही एक विस्तार है, उसी का रिफ्लेक्टेंट है। यानी कि जिस क्षेत्र में जैसी भौगोलिक दशाएं होंगी वैसी ही मानवीय गतिविधियां होंगी। जैसे जरा सोचो, आप लोग कई बार परेशान रहते हो ना, आपके मन में कई बार बच्चों के मन में रहता, अरे सर हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को रटो सुबह को सफा, लॉट ऑफ इस टाइप की चीजें आप लोग बोलते हैं। तो आप लोग सिस्टम में नहीं जाते हो, इसीलिए भूगोल सुबह साफ हो जाता है। आप सिस्टम में सोचो कि वाई वेयर वेयर देयर, यानी कि कहीं पर कोई चीज है तो क्यों है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, ये बात विचार वाली है कि आखिर विषुवत क्षेत्र के लोग काले क्यों होते, विषुवत एरिया के लोग छोटे हाइट के क्यों होते, नाक चपटी क्यों होती है, बाल वूली क्यों होते, घुंघराले होते, ऊन जैसे होते, क्यों? तो डेफिनेटली कुछ भौतिक परिस्थितियां, यानी कि मानव जिस एरिया में होता है वह वहाँ की भौतिक परिस्थितियों के अनुसार होता है। तो भौतिक परिस्थितियों का जब अध्ययन करोगे तो वैसी ही वहाँ की मानवीय परिस्थितियाँ दिखाई देंगी और एकदम आप समझ जाओगे यार यही तो होगा, ऐसे ऐसे होगा। और पेपर में कई बार आंसर आप एग्जैक्टली नहीं जानते रहोगे, परंतु इंटेलेक्चुअलिटी के बेस पर, इंटेलिजेंसिया के बेस पर आप तुरंत आंसर निकाल लोगे। यही तो प्रीलिम्स का फंडा है बेटा, यही यूपीएससी टेस्ट करना चाहती है। यूपीएससी के बहुत सारे प्रश्न सीधे सीधे नहीं आपको मिलेंगे, सीधे सीधे नहीं मिलेंगे बहुत सारे प्रश्न बेटा, बट
प्रश्न पक्का ऐसा होगा कि यदि आपने अपनी इंटेलिजेंसी, आपने अपने पैसेंस का यूज किया तो निश्चित आपके आंसर सामने होगा। प्रश्न पढ़ोगे, मुस्कुराओगे, अरे यार अच्छा यही, ओ हो ये है, ये ठीक है, ठीक, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो आइए भाई भौतिक भूगोल में देखते हैं। तो भौतिक भूगोल में आप लोगों ने कहा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऐसी चीजों का अध्ययन है जो प्रकृति द्वारा निर्धारित, यही कुछ बात थी ना। तो वो प्रकृति द्वारा निर्धारित कौन कौन सी चीजें हैं भाई, यानी कि बनाई गई हैं। तो आपने कहा सर सबसे पहले जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर, दूसरा स्थलमंडल यानी कह सकते लिथोस्फीयर, फिर वायुमंडल यानी कि आप कह सकते हो एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये आपके 3 पार्ट हो जाते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। आपकी एनसीईआरटी आप पलटोगे, एनसीईआरटी में इसी क्रम से लिखा हुआ मिलेगा बेटा। 3 पार्ट होते हैं, उसमें कौन कौन सा, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। क्लियर। चलिए इसके बाद जब हम देखते हैं मानव भूगोल यानी कि मानव निर्मित चीजें, जरा सोचिए मैं यहां दिल्ली में हूं, आप डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया हैं, कोई लखनऊ में होगा, कोई दिल्ली में ही कहीं दूर बैठा हुआ होगा जिसे मैं नहीं देख सकता हूं परंतु वो मुझे देख रहा है। यहां मैं पढ़ा रहा हूं, आप तक चीजें शाम तक पहुंच जाएंगी। हाउ इट कुड पॉसिबल? बाय द ह्यूमन एफर्ट्स, मानवीय क्रियाकलापों की वजह से, मानवीय गतिविधियों की वजह से। बिल्कुल बच्चों, एक बड़ी खास बात देखी जाती है, सिंपल माना जाता है। आप लोगों ने बचपन में ऐड देखी होगी एक मिंटो फ्रेश की, शायद ऐड देखी होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माना जाता है कि आज से 10,000 साल पहले मानव जंगल में रहता था। मानव इस बायोस्फीयर का एक बहुत ही सिंपल प्राणी था। जंगल में वो आम जीव जंतुओं की तरह ही रहता था, एज ए सिंपल एनिमल। बट ऊपर से मिंटो फ्रेश गिरी और दिमाग की बत्ती जल गई भाई। यानी कि मिंटो फ्रेश खाते ही मानव के दिमाग की बत्ती जल गई और फिर क्या होता है, वह आग का आविष्कार करता है, पहिया का आविष्कार करता है, अन्य बहुत सारी चीजें बनाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मिंटो फ्रेश गिरती है तो वहीं दद्दू और गद्दू, गद्दू मतलब गधा, दद्दू मतलब दादा यानी ह्यूमन, दोनों बैठे हुए और टॉफी गिरती है गधे के पास, परंतु गधा खिसका रहा, मैं नहीं खाऊं, बेकार की चीज। परंतु मानो देखो क्यूरियस है, वो एडवर्टीज बहुत जबरदस्त है। ह्यूमन इज ए क्यूरियस, वह रैपर खोलता है और देखता है क्या चीज और खा लेता, दिमाग की बत्ती जल जाती है। और दिमाग की बत्ती जलते देखते कितनी सारी चीजें बनाता है। यानी कि ह्यूमन स्टार्ट्स लॉट ऑफ एक्टिविटी, और उन्हीं एक्टिविटी का अध्ययन आपका मानव भूगोल है। और उसी एक्टिविटी में आप देखते हो मानव आर्थिक गतिविधियां शुरू करता है। मानव आर्थिक गतिविधियां शुरू करता है। आर्थिक गतिविधियां बहुत तरह की, जैसे सबसे पहले वह कृषि करता है। कई बार प्रश्न कृषि से संबंधित पूछे जाते हैं। बागवानी कृषि इस तरह की कहां होती? मानव उस समय पशुपालन शुरू करता है ना, 1 बाय 1, देखो स्टेप बाय स्टेप। फिर इंडस्ट्री आती है, कई तरह की एक्टिविटी। तो देखो प्रश्न आपके पेपर में उस तरह के पूछे जाते रहते हैं कि भाई इस तरह की उद्योग, जैसे कई बार देखोगे सिटीज होंगी, सिटी में कोई विशेष तरह की एक्टिविटी होती होगी। जैसे थिंक अबाउट किम्बर्ले, किम्बर्ले में कोई विशेष तरह की एक्टिविटी होती है। याद करिए, हो सकता है आपको याद आ जाए। यस, किम्बर्ले में विशेष तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को याद करिए, तुरंत याद आएगा। यस, क्या है भाई? डायमंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, सिचुएटेड इन साउथ अफ्रीका। वहां पर विशेष रूप से माइनिंग होती है। और किसकी माइनिंग होती है? हीरे की होती है, हीरे का खनन होता है।
तो कई बार इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि विभिन्न शहर जो है किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां होती हैं। या आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा सिएटल, सिएटल सुना होगा, चर्चा में बना रहता है सिएटल अक्सर। बेसल बैंकिंग के लिए फेमस है, ज्यूरिच बैंकिंग के लिए, सब दोनों स्विट्जरलैंड के सिटी हैं बैंकिंग के लिए। बैंकिंग बेसल नॉर्म्स आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, पूछा गया है। तो यदि कोई विशेष तरह की एक्टिविटी कहीं पर होती है तो वह भी प्रश्न कई बार जोड़ के आपके पेपर में पूछा जाता है। एग्जामिनर का एक प्रयास होता है कि एसेस करना कि बालक कितना अलर्ट है, और खासकर बच्चों ध्यान रखना ऐसे प्रश्न कंटेम्प्रेरी विशेष रूप से पूछे जाते हैं। अभी आप लोग कोरोना काल में बात हो और वुहान की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो वुहान क्यों भाई फेमस है? इट्स ए वेरी फेमस इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ चाइना। देखा, पूरी दुनिया एकदम लमालेट हो गई। तो ये जैसे बहुत सारे शहर हैं या कई सारी चीजें हैं, ये कई बार आर्थिक गतिविधियों से जोड़ के पूछी जाती हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियां हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। कहाँ कहाँ उद्योग पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, वर्ल्ड के मैप पर आपको घुमाऊंगा और उसी के साथ आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा कि बच्चों ये यहाँ पर पाया जाता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इस तरह से भाई पहली बात आर्थिक गतिविधियां हो गई। दूसरे परिवहन, विशेष रूप से भारत के संदर्भ में परिवहन पूछा जाता है। रेल लाइंस, रेल के प्रकार कितने होते हैं, जोन के हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ हैं, है ना। कई बार आपके नेशनल हाईवे पूछे जाते हैं, कौन सा नेशनल हाईवे कहाँ तक जाता है, उस पर कौन कौन से शहर हैं, लंबाई के अनुसार अरेंज करना है। बहुत सारी एक्टिविटी पूछी जाती है विशेष रूप से इंडिया के कंटेक्स्ट में। वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में कुछ नहरें हैं, उनकी क्या कुछ बातें हैं, जैसे आप लोगों ने जरूर सुना होगा स्वेज कैनाल, पनामा कैनाल, कील कैनाल, कुछ एक बनने जा रही है, कई बार वे पूछ दी जाती। तो डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशनल एक्टिविटीज आर ऑल्सो आस्क्ड इन योर पेपर। तो इस तरह से भाई यहां पर भी हमें ध्यान देना है कि क्या क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, क्या प्रश्न है, इन सभी पर हमें ध्यान देना। तो आर्थिक गतिविधियां, परिवहन, फिर बच्चों जनसंख्या, पॉपुलेशन, स्पेशली इंडिया के कंटेक्स्ट में भारत में क्या क्या स्थिति, जनसंख्या की स्थिति है, वितरण क्या है, उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। कई बार आप पेपर उठा के देखो, ऑर्डर में पूछता है भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले, सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 राज्य ऑर्डर में लगाना है, साक्षरता वाले, है ना, कुछ और तरह से, जन्म दर, मृत्यु दर के हिसाब से, वृद्धि दर के हिसाब से। स्पेशली आप यूपी पीसीएस के पेपर में जाएंगे तो डेमोग्राफी से कम 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, और यूपीएससी में 1 से 2 क्वेश्चन, जनरली 2 नहीं तो 3 क्वेश्चन भी कई बार आपको मिलता ही मिलता है डेमोग्राफी से संबंधित, वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, नहीं तो स्पेशली इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो दीज आर सम एरिया जहां पर हमें ये सब डिस्कस करना है, पढ़ना। ठीक है, चलिए अब जरा यहां पे हम लोग देख लें कि ये जो हमारे सब टॉपिक हैं, इन टॉपिक सब टॉपिक में कौन कौन से सब टॉपिक हैं। तो जब हम बात करते हैं विशेष रूप से जलमंडल की बच्चों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 71% एरिया पर फैला हुआ, और इससे प्रश्न आपको कम से कम 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। हर साल आप पेपर उठा के देख लो, एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। दिस चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। आप जरा सोचिए क्यों, सिंपल सी बात है भाई, पहला जीवन कहाँ हुआ है, तो पहला जीवन जल में ही हुआ है। और आप लोग सुने ही होंगे बिन पानी सब सून, या आप लोगों ने जरूर सुना होगा जल है तो कल है ना। यानी कि जल, हाइड्रोस्फीयर, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। एवरी ईयर मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चन आस्क फ्रॉम दिस एरिया, है ना।
यहाँ पर टॉपिक कौन कौन से देखने, हमें वहां से ध्यान देना है। जब हम टॉपिक देखते हैं तो आपका पहला टॉपिक आता है सागर नीतल का उच्चावच। सागर नीतल का उच्चावच, बॉटम रिलीफ ऑफ द ओशन, बॉटम रिलीफ ऑफ द ओशन। देन आफ्टर महासागरीय तापमान एवं लवणता। Again, this is very important topic, especially this लवणता topic, salinity, one of the most important topic. Then महासागरीय जलधाराएं एवं ज्वार भाटा। ये बच्चों आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से पूछा जाता है। जलधाराओं पर आप कहीं भी एग्जामिनेशन में जाइए, एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, स्पेशली यूपी पीसीएस, बीपीएससी, सीएपीएफ, एनडीए, सीडीएस, एनीवेयर, कहीं पे भी जाओ, जहां जाइएगा वहां पाइएगा। कोई और एग्जाम देने जा रहे हो वहां पे भी देख लो भाई। तो हम पढ़ेंगे विशेष रूप से ज्वार भाटा और महासागरीय जलधाराएं। फिर थोड़े बहुत संसाधन वगैरह कुछ विशेष रूप से कहीं पे पाए जाते हैं, तो वह हम इन सभी को देखेंगे। तो ये क्या हुआ, आपके विशेष रूप से टॉपिक हो गया जल मंडल का। याद रहेगा सबको, आगे बढ़ूं, चलिए भाई। देन फिर आते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल यानी कि कह सकते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर भाई अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। आप रहते कहां हो, स्थल मंडल पर। आपकी ज्यादातर आवश्यकताएं किससे पूरी होती हैं, स्थल मंडल से। तो जहां से आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, प्रश्न वहां से बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। इसीलिए यहां से भी आप लोग देखोगे ईच एंड एवरी ईयर 4, 5, 6 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे फ्रॉम द डिफरेंट एस्पेक्ट्स, फ्रॉम द डिफरेंट डायमेंशन। अलग अलग आयामों में प्रश्न मिलेंगे, फैक्चुअल मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअल मिलेंगे बहुत सारे, यस। और जब इस क्रम में हम लोग देखते हैं तो टॉपिक बनते हैं जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टानें, प्रकार, है ना, वितरण, चक्र, चट्टानों का चक्र वगैरह होता है, यानी कि एक चट्टान दूसरे चट्टान में बदल जाती है तो बदलने पर क्या बनती है, इस पे भी प्रश्न आया हुआ है। जैसे गैब्रो सर्पेंटाइन में बदलता है, बसाल्ट सिस्ट में बदलता है, प्रश्न आया हुआ है आपके पेपर में, देखिए। तो हमें चट्टानों का विशेष रूप से अध्ययन करना है, क्योंकि बच्चों जब चट्टानों का आप एस्पेक्ट समझोगे तो रिसोर्स आपके दाएं बाएं घूमेगा। कह रहे यार अच्छा यही है, यस यस, दिस 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 दिस। जैसे एक्टिविटी समझ में आएगी कि कहां पर क्या हो रहा होगा, कहां पे बागानी कृषि हो रही होगी, कहां पे खाद्यान्न कृषि हो रही होगी, कहां पे माइनिंग हो रही होगी, कहां पर क्या। जैसे कहीं पे आग्नेय चट्टानें होंगी तो वहां पे माइनिंग होगी भाई। यदि अफ्रीका में डायमंड मिल रहा है, अफ्रीका में यदि विशेष रूप से गोल्ड मिल रहा है, अफ्रीका में विशेष रूप से यूरेनियम मिल रही है, प्लेटिनम मिल रही है, तो यस ड्यू टू सम स्पेशल काइंड ऑफ रॉक्स एंड मेनली ड्यू टू इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानों की वजह से। जोहान्सबर्ग सुना होगा, डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ओ सॉरी गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जोहान्सबर्ग इज ऑल्सो नोन एज गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सोने की राजधानी कहते हैं। क्यों भाई? या काल गुलियर कुल गाड़ी आपने सुना होगा, गोल्ड सिटी ऑफ
ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो कहीं ना कहीं चट्टानों के जब संदर्भ में बात होगी तो आप लोग उन चीजों को आसानी से समझोगे। देन आफ्टर भू आकृतिक बल। भू आकृतिक बल, आप लोग देखते हो कि पृथ्वी पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बड़े बड़े पठार हैं, मैदान हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, बहुत सारे क्रिएशंस दिखाई देते हैं। ऑल दोज थिंग क्रिएटेड बाय यू, नेचर, प्रकृति ने बनाए हैं। कैसे बना दिए भाई? उसके साथ साथ प्रकृति द्वारा बहुत सारे बल निरंतर कार्य करते रहते हैं, निरंतर कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, बनता रहता है। इसलिए आप लोगों ने जरूर सुना होगा परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यस, यहां पर भी बात अप्लाई होती। इस पृथ्वी पर बहुत सारे भू आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, है ना, गर्तें। इनको बनाने के लिए जो बल जिम्मेदार हैं वही बल भू आकृतिक बल कहलाते हैं। जब थोड़ा सा गहराई में जाएंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे उसको, तो देखेंगे कौन कौन से उनका कैटेगराइजेशन किया जाएगा। यहाँ सिंपल बलों के संदर्भ में जब हम देखेंगे तो बल दो प्रकार के हो जाते हैं। वे बल जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं, आंतरिक बल। जैसे जरा सोचो, अभी ज्वालामुखी फट जाए, हम लोग पढ़ रहे हैं और यही ज्वालामुखी फट जाए, पृथ्वी के ऊपर परिवर्तन हो जाएगा, कुछ नई चीज बन जाएगी, हो सकता है यहीं पर पर्वत बन जाए। जैसे थिंक अबाउट किलिमंजारो। किलिमंजारो का एरिया जो आज इतना बड़ा ऊंचा पर्वत 5895 मीटर दिखाई देता है, हो सकता है आज से करोड़ साल पहले वो फ्लैट एरिया रहा होगा, परंतु ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन, कंटिन्यूअस वोल्केनिक इरप्शन, वह इतना ऊंचा, लगभग 6000 मीटर ऊंचा पर्वत बन गया, है ना। तो इस तरह से आंतरिक बलों में विशेष रूप से भूकंप, ज्वालामुखी, ये महत्वपूर्ण बल माने जाते हैं। फिर बाह्य बल। दूसरा बाह्य बल। बाह्य बल में जैसे वायु, पवने, है ना, पवने हैं, वर्षा, बहता जल है, फिर आपका ग्लेशियर है यानी हिमनद, समुद्री तरंगे हैं, भूगर्भीय जल है। ये ऐसे बहुत सारे बल हैं, ये भी पृथ्वी के ऊपर कुछ काम करते रहते हैं। तो भू आकृतिक बल से आपके प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बच्चों आते हैं, है ना। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर हमें विशेष रूप से रुकना है, ध्यान देना है, ईच एंड एवरी डायमेंशंस को यहाँ पर समझना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आंतरिक बल और बाह्य बल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, बाह्य बल में जैसा मैंने बोल दिया, पौने, हिमनद, समुद्री तरंगे, फिर उसके साथ नदियां यानी बहता पानी, इससे प्रश्न अक्सर आता रहता है, ठीक है। तो इन सभी को हमें विशेष रूप से इस टॉपिक में यहां समझना होगा, क्लियर। तो इस तरह से इसमें 3-4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं, बाकी सब मिसलेनियस में हम लोग अलग से देखते रहेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, अब इसके बाद जब आगे बात बढ़ती है, फिर आता है वायुमंडल। वायुमंडल कितना इंपॉर्टेंट है, आप एक लाइन से समझ सकते हो कि किसी विद्वान ने बड़ी अच्छी लाइन एक कही है, वी कैन लिव विदाउट फूड मैनी डेज, वी कैन लिव विदाउट वाटर फ्यू डेज, बट वी कांट लिव विदाउट एयर फ्यू मिनट्स। बिना खाना के हम कई कई दिनों तक रह सकते हैं, बहुत दिनों तक रह सकते हैं। 64 दिन का रिकॉर्ड है, हिस्ट्री में पढ़ोगे 120 दिन का रिकॉर्ड है, बिना खाए पिए लोग रहे। पानी बिना ज्यादा 3 से 4 दिन तक जिंदा रह सकते हो, मैक्सिमम 3 डेज, कई बार बहुत ज्यादा हुआ तो 4 डेज, परंतु बिना हवा के बेटा कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हो।
नहीं विश्वास तो नाक बंद करके देखो, आप लोग करना मत भाई ऐसा, कहीं मीडिया में चलने लगे ये देखिए प्रमोद शर्मा से मिलिए, मतलब जस्ट फॉर फन, ठीक है। तो कहने का मतलब एयर हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस, एयर ही हमारे जीवन की सभी जैविक क्रियाओं को सीधे सीधे संचालित करती है। ऑक्सीजन का नाम सुना होगा। तो यहां पर वायुमंडल वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, एंड हर साल कम से कम 7-8 क्वेश्चंस अक्सर यहां से आते ही आते, एंड मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आर कॉन्सेप्चुअल। पहले दूसरे में लिथोस्फीयर से ज्यादातर फैक्चुअल आ जाते हैं, परंतु यहां से जो भी क्वेश्चन होगा बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, शानदार, यानी कि जब आपने ध्यान से पढ़ा होगा, जैसे चक्रवात तो आप देखेंगे, तो आप जब यहाँ पे प्रश्न टॉपिक देखेंगे तो विशेष रूप से वायुमंडल के संघटक एवं संरचना, इसी के साथ वायुमंडल का तापमान एवं दाब, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर यहीं पर देखोगे पौने विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, पौने प्रचलित होंगी। आप लोगों ने जरूर पूर्वा, पछुआ, प्रिवेलिंग विंड वगैरह के बारे में सुना होगा। पूर्वा, पछुआ सब प्रिवेलिंग विंड से प्रचलित पौने। फिर यहीं पर आप देखोगे मॉनसूनी पौने, यानी कि कह सकते हो सामयिक पौने, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपका फिर स्थानीय पौने। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट बच्चों? लोकल विंड्स। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कहीं भाग ही नहीं सकता कोई, क्योंकि बिना हवा के बेटा कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए प्राय प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। देन जब ये सब पढ़ोगे तो फिर आगे कहानी बनती है चक्रवात, साइक्लोन्स। टाइम टू टाइम सुनते रहते हो कि इस साल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई चक्रवात आ चुके इंडिया में, है ना, कई चक्रवात आ चुके हैं। इसलिए पिछले कुछ सालों में चक्रवात की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे, विशेष रूप से वेस्ट कोस्ट पे भी कुछ देखे गए हैं, है ना, तितली वगैरह, वर्धा और कई सारे आप लोगों ने सुने होंगे। तो इन सभी को हम लोग विशेष रूप से साइक्लोन के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। साइक्लोन, फिर उष्णकटिबंधीय, फिर शीतोष्णकटिबंधीय, सब इसके सब टॉपिक्स हो जाते हैं, ठीक। और जलवायु प्रदेश लास्ट में। जलवायु प्रदेश, यहां से बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, चक्रवातों से बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। अक्सर स्टेटमेंट आता है और स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करना होता है, राइट या रॉन्ग। कई बार कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सही है या निम्नलिखित में कौन कौन से गलत है, ये आपको यहाँ पे एलिमिनेट करना होगा। तो बच्चों ये हुआ हमारा सिलेबस, समझ में आ गई बात? तो इस सिलेबस के साथ हम लोग आगे जुड़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, और मेरा प्रयास होगा कि आपका एक भी क्वेश्चन बचे नहीं। आप कम से कम 95%, 98% क्वेश्चन सॉल्व करने में कैपेबल हूं, ये मेरा दावा है, ये मेरा इंश्योरेंस है आप लोगों के लिए। यहां पे कई बार बच्चे, अब मैं 95% बोल रहा हूं, अब ये मत कहिएगा कि सर 100% क्यों नहीं। तो एक बात ध्यान रखना बच्चों, यूपीएससी का हाथ आज तक कोई नहीं पकड़ सका है ना, ये बड़ी खूबसूरती है। तो 2-1 क्वेश्चन आते जाते हैं, उससे परेशान मत होना। हाँ, ये है कि बेसिक क्वेश्चन मैंने शुरू में कहा गलत नहीं होना चाहिए, वो सब कवरिंग होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सिलेबस हुआ, इस पर आपको काम करना है। और इसके लिए किताब आप पढ़ना चाहते हैं तो 11th क्लास की एनसीईआरटी, दैट इज द बेस्ट सोर्स, या 11th क्लास की DR खुल्लर की एक बुक आती है पतली सी, सरस्वती पब्लिकेशन की, वो बेस्ट, याद रहेगा।
तो दो में से एक किताब, ध्यान रखना, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए दो में से एक किताब, इसमें इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी भी होगी और वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी होगी। दोनों टॉपिक आपको यहां से कवर हो जाएंगे। पतली सी बुक है 11th क्लास की, और उसी पर ध्यान देना बस। बाकी मेरे लेक्चर सुनो, यहीं से आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। उसी के साथ दो मेरी किताबें भी आती हैं, पतली पतली हैं, इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप यानी कि भारत भूगोल मानचित्रावली और विश्व भूगोल मानचित्रावली। ये दोनों बुक आपको पढ़नी चाहिए। पढ़ते हैं तो इससे आपको पेपर में फायदा ही फायदा होगा। विशेष रूप से आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी भारत भूगोल मानचित्रावली। और लास्ट में बच्चों एटलस। एटलस आपके लिए बहुत जरूरी है। एटलस इस रूप में आपके लिए जरूरी है कि एटलस आपका एक ये भी बेसिक टूल्स है, ये भी आपका बेसिक टूल्स है। इस टूल्स के बेस पर आप बहुत सारी चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। अब कहेंगे सर एटलस कौन सा हो, तो बच्चों मैं आपसे कहूंगा विशेष रूप से ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर हम लोग तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हमारे पास तो हिंदी वाला, देखो है तो कोई बात नहीं, बट परचेज करना चाहेंगे तो मैं कहूँगा कि आप इंग्लिश वाला खरीदें। और वैसे भी आपके पास यदि परचेज्ड है कोई हिंदी वाला तो उसकी जगह आप इंग्लिश वाला खरीदें। आप देखोगे डिफरेंस अपने आप नजर आएगा। ऑक्सफोर्ड का जो स्टूडेंट एटलस है वह विशेष रूप से आपको बहुत सारी चीज़ों को समझाने में कैपेबल होगा। नया एडिशन आया है उसको आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होनी चाहिए। और उसके साथ साथ 6, 7, 8 की एनसीईआरटी, 6, 7, 8 की ओल्ड एनसीईआरटी याद रहेगा बच्चों। पतली पतली हैं, बच्चे हैं, कुछ बेसिक चीज़ों की मैं डिस्कस जब करूँगा तो दुनिया घुमाऊंगा। आप लोग देखोगे देश और उसके निवासी के टाइटल से है ना वाली बुक, पुरानी वाली जो बुक है देश और उसके निवासी, यानी कि दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट जो हैं उस कॉन्टिनेंट में इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको डिस्क्राइब किया है। उसके साथ साथ उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनको डिस्क्राइब किया है। तो बेसिक को समझने में टर्मिनोलॉजी डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। चूंकि हमारे पास समय बहुत कम है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं 4 अक्टूबर को आईएएस का मेंस है, वो होना ही होना, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं 4 अक्टूबर को आईएएस का प्रीलिम्स है, वो अब होना ही होना है। फिर 11 अक्टूबर को यूपी पीसीएस है, अन्य कई एग्जाम बैक टू बैक लगे हुए हैं। तो ऐसे में समय हमारे पास कम है, तो हमें करना यह है कि इस कम समय में मैक्सिमम निष्पादन करना है। ठीक है, तो मैं 40 घंटे की बहुत ही कंसाइज, बहुत ही उपयोगी क्लास आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बस आप लोग मेरे साथ चलने का वादा करिए, पूरे जी जान से चलते रहिए, मंजिल तक पहुंचेंगे, मैं पहुंचाऊंगा, यह मेरा दावा है। इस क्रम में हम सभी लोग शिक्षकगण एकदम जी जान से लगे रहेंगे और बस आप चलते रहिए। ठीक है बच्चों।